नादरीन, हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्हें पहले अगवा किया गया, लापता रखा गया 15 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला ये है कि ज़हीम लगारी साहब वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की एक करप्शन पकड़ी थी, और वो जब उन्होंने करप्शन पकड़ी तो उन्हें ISI ने अगवा कर लिया था और 1 हफ़्ते तक उन्हें अगवा रखा गया था। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो थोड़े दिन के बाद जो बारिशें हुई उनमें मरीम नवाज़ की करप्शन जो है वो कुदरत ने भी पकड़ ली, उसी मंसूबे की जो पंजाब हुकूमत का था, और उसके बाद ये सरखुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने साबित किया था कि वो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब ज़हीम लगारी साहब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनकाब किया, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को बल्कि साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, क्योंकि देखें मना है, मीडिया को रोका जाता है कि आपने कवरेज नहीं करनी, तो वो ये कवरेज भी करते थे। और साथ में PMLN ने जितनी भी कोशिशें की कोई छोटा मोटा जलसा जुलूस करने की, तो ज़हीम लगारी साहब वो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पहुँच जाते थे और जाके लोगों से माइक के अंदर पूछते थे कि आप नून लीग के जलसे में क्या लेने आए हैं। तो ज़्यादातर लोग उन्हें ये बताते थे कि जनाब हमारा तो इस जलसे से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, हम तो इस जलसे में आने ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ कोई बिरयानी खाने के लिए आया हुआ था, किसी को पैसे देकर लाए हुए थे, कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए आया हुआ था। कुछ लोगों ने कहा जी हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, और सारे लोग यही कहते रहे कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम इमरान खान को वोट डालेंगे। तो नून लीग के जो बेचारे छोटी मोटी कोशिश करते थे जलसा जलसी करने की, क्योंकि लोग तो इनके जलसों में आते नहीं है, फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है, बेचारे पैसा वैसा खर्च करते हैं। मरीम नवाज़ को उधर मुसीबत पड़ी हुई है जापान में, यानी अब वो जापान पहुंची हैं, तो जापान में मकामात को खुफिया रखा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जहाँ पे जलसा करेगी, जलसा तो नहीं है, वो एक पब्लिक की एक गैदरिंग है छोटी सी, कि गैदरिंग करेगी, वो मकाम खुफिया रखना है। एक एक बंदे का पूरा बायोडाटा चेक किया जाता है जिसको मरीम नवाज़ के उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाएगा। अंदाज़ा करें कितना ये लोग डरे हुए हैं, और जो ओवरसीज़ हैं उनको बताया ही नहीं गया कि ये प्रोग्राम कहाँ पर कर रही हैं। यानी मखसूस लोगों को चुना जा रहा है, अपने साथ बहुत सारे लोग ले जाए गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो एम्बेसी का अमला है उनके जो घर वाले हैं उनको शामिल किया जाएगा, तो इधर उधर से ऑडियंस पकड़ के बिठाई जाएगी ताकि मरीम नवाज़ की बातें वहाँ पे वो लोग सुन लें। अब इस जाली हुकूमत को कहीं पे भी कोई तस्लीम नहीं करता, तो वहाँ पे उनको मुसीबत पड़ी हुई है जापान में। तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ज़हीम लगारी साहब को दोबारा अगवा किया गया, बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजह यह है कि ये पंजाब हुकूमत की करप्शन, उनकी नाअहलियों को रिपोर्ट करते हैं, और जो झूठी मकबूलियत के उनके दावे होते हैं उनके पोल खोल देते हैं उनके जलसों में जाकर, जहाँ पे वो बेचारे कोशिश करते हैं जलसा करने की, ये माइक लेकर पहुँच जाते हैं और पूरा का पूरा रिपोर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से PMLN को बहुत तकलीफ़ है, और जब PMLN को तकलीफ़ होती है, मरीम नवाज़ को तकलीफ़ होती है, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तकलीफ़ होती है, और फिर इस आदमी के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की गई। ज़हीम लगारी साहब के लिए तमाम सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे जितने सहाफ़ी दोस्त हैं उन सबको चाहिए कि आवाज़ उठाएं, सहाफ़ती तंजीमें उनको भी चाहिए कि आवाज़ उठाएं। यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय को कुचलने की ये एक और कोशिश है, और इसके खिलाफ सबको मिलकर बात करनी चाहिए। नादरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियाँ दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के ज़रिए से, उन धमकियों पर तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही या इस पर कोई रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें, या आप ये कहें कि ये एक सीरियस करैक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फ़ौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफ़र साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफ़र वही सहाफ़ी हैं जो सियासतदानों के कमरों से कुछ जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरीम नवाज़ की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में। तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफ़र साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफ़ी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफ़ी क्या होती है, और ये कैसे पैरामीटर क्या है, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से या झूठे दिल से है।
ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन 3 चीज़ें जो है ना वो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में, अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर 1, ये जान से मारने की धमकियां हैं। इसमें जुल्फिकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियां हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाई जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हैं, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट है। ये भी उन्होंने अपने कॉलम्स के जरिए से एतराफ़ किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप हर लिहाज से बात कर सकते हैं कि आर्मी चीफ को ये आईनी तौर पे इख्तियार नहीं है कि वो मईशत पे बात करें, वो बात करें खारजी मामलात पे या दाखिली मामलात पे। उनकी ये डोमेन नहीं है, ये सियासतदानों की है। और अगर वो ये कर रहे हैं तो इस पर अपोजिशन ही तनकीद करेगी ना, तो अपोजिशन इस पर बात ही नहीं करती। और मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के उलमा इकराम पे, यानी मौलवी हजरात से मेरा ये सवाल है कि मौलवी साहिबान, यानी आपको होश नहीं आ रही? सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखकर बताया हर छोटी छोटी चीज़ पे आप जाग जाते हैं, इद्दत वाले केस पे आपको होश नहीं आती। पाकिस्तान के मौलवियों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा कि माफ़ी मांग लो। अब ये मिसाल देने का तुक क्या है? यानी क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है, और इमरान खान को इबलीस साबित करने के लिए ये अब कुरान पाक का ये वाला हवाला पेश करेंगे? और जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली क्या वो सारे फरिश्ते साबित हो गए हैं? यानी जरदारी और नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने माफिया मांग के बूट पॉलिश किए हुए हैं, तो क्या ये फरिश्ते हैं अब? तो एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा क्लेम कर रही है। इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने बात की? बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि फजलुर रहमान साहब की जमात के कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा है इस्लामाबाद में मसाजिद के मामले को लेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर मसाजिद जो है वो ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बनी है और फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके फ़िरके से मुताल्लिक है। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है कि इन मसाजिद में, इन मदारिस में वो बच्चे हैं जो उनके एहतजाज वगैरह में भी आते हैं, और वो उनकी एक वाबस्तगी भी है इन मदारिस और मसाजिद के साथ, एक दिली वाबस्तगी भी हो जाती है ना। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि आर्मी चीफ भी हाफ़िज़ कुरान है, मैं भी हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो आए कुरान पाक सामने रख के बात कर लेते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज और तोड़फोड़ ज़्यादा बड़ा जुर्म था, या इस्लामाबाद में एक पुरानी मस्जिद को गिराना ज़्यादा बड़ा जुर्म था। और अगर ग्रीन बेल्ट का मामला है तो ग्रीन बेल्ट पे तो बेशुमार लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, नालों के रस्तों पे बनाई हुई हैं, वहाँ से आगाज़ कर लें, मस्जिद क्यों गिराई गई? फिर हाफिज़ अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मस्जिद इतनी उजलत में गिराई गई कि कुरान पाक को भी दरगोर कर दिया गया, वहाँ पे दबा दिया गया ज़मीन में, कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई, और ये उन्होंने ऑन एयर कहा, और फिर रातों रात सफाई करके वहाँ पे दरख्त भी लगा दिए गए। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि जो इतनी ताकत रखता है वज़ीर दाखिला, या इतनी कुदरत रखता है, या चीज़ों को ऐसे कंट्रोल करता है कि रातों रात मस्जिद और मदरसा हटा के वहाँ पे सीधा मैदान बना के वहाँ पे रातों रात दरख्त लगा के वो साबित कर देता है कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो जब 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद डी चौक में गोली चली और वहाँ पे लाशें पड़ी थी, तो इनके लिए फिर लाशें गायब करना और उस जगह को साफ करना, धोना और पहले जैसा बना देना कौन सा मुश्किल था? वो ये भी कर सकते हैं। जो ये कर सकते हैं इतना बड़ा काम, तो वो काम भी इनके लिए कोई मसला नहीं था, उठाओ और गायब कर दो, हर चीज़ साफ कर दो। लिहाजा ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी इसके ऊपर थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन मौलवी हजरात जो आर्मी चीफ से मनसूब एक चीज़ सुहेल वड़ाई साहब ने की है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं कर रहे। हम इंतज़ार करेंगे कि कौन से मौलवी इसके ऊपर बात करते हैं।